एक ऐसा हथियार जो पूरे के पूरे शहर को उड़ा सकता है सिर्फ एक ही चुटकी में। हम बात कर रहे हैं एटॉमिक बॉम्ब की, जो कि इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि अगर किसी एक दान किसी शहर पर फेंक दिया जाए तो वो पूरा का पूरा शहर कब्रिस्तान बन जाता है। अगर इसके बावजूद भी इसे 2 ऐसी सिटीज़ में फेंका गया जिस वजह से वहाँ पर बाहरी तबाही हुई और इसके अलावा वहाँ पर मासूम लोग यूं ही मारे गए। इसे प्लेन के ज़रिए फेंका गया था और उसके बाद ये जैसे ही गिरा वहाँ पर चारों तरफ तबाही ही मच गई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतने खतरनाक हथियार को बनाया कैसे गया और इसे यूज़ कैसे किया जाता है। Initiating fission. This results in a massive release of energy. ये बात है उस समय की जब एटॉमिक बॉम्ब को क्रिएट किया गया था, बिल्कुल फ्रेश, और इसकी फर्स्ट टेस्टिंग के बाद इसे डायरेक्ट यूज किया गया 2 सिटीज। वो दोनों सिटीज थी जापान की। और उस टाइम ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से जापान पे फेंका गया? तो उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता कि जर्मनी किस हिसाब से ब्रिटिश और अमेरिका पे हमला कर रहा था। लगातार हमले के बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीन ग्रुप्स में बढ़ चुके थे। स्टार्टिंग में जर्मनी ने यहाँ पर हमला करा था क्योंकि जर्मनी में हिटलर जो कि जर्मनी से हमला करवा रहा था, और दूसरी तरफ ब्रिटिश था। वर्ल्ड वॉर 2 में जब पूरी दुनिया सहमी हुई थी उस टाइम यहाँ पर ये देश बहुत मजे मार रहे थे क्योंकि यूएस उस टाइम सारे देशों को जो भी फाइट में उन्हें वेपन्स सप्लाई कर रहा था। इसके अलावा यहाँ पे ये तीन देश एक साथ थे, यानी यूएसए, ब्रिटिश और सोवियत यूनियन। एक तरफ ये तीनों थे और दूसरी तरफ थे जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश। ये सब एक साथ थे और आपस में लड़ रहे थे और ये जंग पूरे 6 साल चली। जापान उस टाइम बिल्कुल ही अलग था क्योंकि उसका सिर्फ एक ही टारगेट था, पूरे एशिया पे अपना कंट्रोल करना। इसी के चलते वो अपने आसपास की सारी सिटीज और सारे कंट्रीज पर हमला लगातार करता जा रहा था और यही चीजें यूएसए को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। उसका टारगेट था ग्रेट एशिया बनाना, इसलिए वो लगातार हमला कर रहा था। और हद तो जब हो गई जब उसने डायरेक्ट चाइना पे हमला कर दिया अपने जेट्स के द्वारा। चाइना पे जैसे ही हमला हुआ, क्योंकि उस टाइम चाइना यूएसए के साथ था, इसलिए जैसे ही चाइना पे हमला हुआ यहाँ पर यूएसए ने अपने ऊपर हमला समझा। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं। ये आदमी को जो आप देख रहे हैं ये उस टाइम प्रेसिडेंट था जापान का, जिसका नाम आप देख लो, लेकिन असल में इसके पास पावर थी ही। इसको एक साइड करते हैं, असल में पावर थी इस आदमी का नहीं, जो कि इसका नाम भी आप ही अपने हिसाब से देख लो। तो इस टाइम हम इसे मेन समझ। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने डायरेक्ट जापान से वॉर रोकने को कहा, लेकिन जापान ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो ज्यादा का ज्यादा 80% ऑयल आता था जापान का, वो अमेरिका से ही आता। इसके बाद अमेरिका ने उन्हें तेल सप्लाई करना स्टॉप कर दिया, जिसके बाद जापान की इकोनॉमी पे काफी बड़ा असर पड़ा। जापान का सबसे बड़ा रीजन था कि उसके रिसोर्सेस काफी कम थे, जिस वजह से वो दूसरी कंट्रीज पर हमला कर रहा था, और यही वजह है कि वो अभी भी टिका हुआ। जापान के लीडर जापान को और बड़ा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट अमेरिका की नेवीज पर हमला कर दिया जो कि उनके अंडर्स में आती थी। क्योंकि अमेरिका पे डायरेक्ट हमला करना उनके बस की बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनकी नेवीज पर हमला करके उन्हें डराने की कोशिश की। और इसके बाद इसके अपोजिट हुआ, क्योंकि जैसे ही उनकी नेवीज पर हमला हुआ अमेरिका यहाँ पर और ज़्यादा भड़क चुका था। अब अमेरिका का पारा हाई हो चुका था और यहाँ पर अब अमेरिका भी वॉर के अंदर शामिल होने लगा था। धीरे धीरे करके यहाँ पर वर्ल्ड वॉर की रियल स्टार्टिंग हो चुकी थी, क्योंकि अब अमेरिका भी बाकी देशों के साथ शामिल हो चुका था इस वॉर के अंदर। इसके बाद अमेरिका फिर पीछे नहीं हटा और वो लगातार जब तक वॉर चलती रही तब तक वो उसमें रहा। और सबसे स्पेशल बात यह है कि वॉर खत्म करने वाला भी यही देश था। इस बात का अंदाजा तो बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता कि इन सारे देशों की आपस में जंग की वजह से हर देश के नागरिक की कितनी ज्यादा जान जा चुकी है, ये किसी को भी अंदाजा नहीं था। 1939 और 1945 यानी कि पूरे 6 साल का गैप, और इसमें 1945 में जब वॉर को एंड करने का टाइम आया तब सारे देश सरेंडर कर चुके सिवाय जापान के। अब जापान क्यों नहीं सरेंडर कर रहा था इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे मेन मुद्दे की बात करते हैं। जर्मनी ने सरेंडर इसलिए कर दिया था क्योंकि हिटलर ने अपने आप को गोली मार दी। इसके बाद दुनिया की सुपर पावर ने उन्हें एक एक करके सबको झुका दिया था, लेकिन अभी भी जापान यहाँ पर सरेंडर करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अमेरिका अब अपने और ज्यादा टैंक्स और इसके अलावा कई सारे जेट्स नहीं गंवाना चाह रहा था, इसलिए अब उसने वॉर को एंड करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया था। क्योंकि 1945 में उन्होंने एक ऐसा हथियार बना लिया था जिसकी वजह से सारी दुनिया उनसे डरने वाली थी। ये नाम था एटॉमिक बॉम्ब, क्योंकि ये इतना खतरनाक वेपन था कि ये एक ही दान में पूरे देश को खत्म कर सकता था। इसे बनाया गया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जरिए, जो कि उस टाइम इसी प्रोजेक्ट पे काम किया, और इनका कनेक्शन 2
बातों से है, एक तो एटॉमिक बॉम्ब और 1945 में, क्योंकि इसमें इनके साथ काफ़ी घटना हुई। खैर इसके बारे में हम दूसरी बात करेंगे। इसकी फर्स्ट टेस्टिंग में बहुत खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ। खैर इस बारे में बात कर लेते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब यूज़ कैसे होता है। खैर ये 4 लेयरों से बन के तैयार होता है, जिसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। अभी ज़्यादा बड़ी वीडियो ना करते हुए बताता हूँ कि ये एक बहुत खतरनाक वेपन है। और इसके अलावा जब ये जापान पे छोड़ा गया उस टाइम जापान वालों को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि हवा में से एक प्लेन इसे छोड़ेगा और पूरी की पूरी सिटी तबाह हो जाएगी, इसलिए वो इतने रिलैक्स फील कर रहे हैं। और ये बॉम्ब 40 सेकेंड तक हवा में बस तैरता रहा था और 6 फीट पर आने के बाद ही इसका एक्सप्लोजन हुआ था। आज भी हम जापान की उन सिटी को देख सकते हैं जहां पर हिरोशिमा और नागासाकी जैसी सिटीज़ में ये आतंक मचा था। और उस टाइम यहां पर अमेरिका ने जैसे इन पर हमला करा था, लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि सुबह के 8 बजे एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा पर फेंका गया, जिसकी वजह से एक एक्सप्लोजन हुआ जो 6 फीट पर ही फट चुका था। उसके बाद नागासाकी में 11 बजे फेंका गया था, उसके 2 दिन बाद। इसके बाद तो जापान ने अपने आप में ही सरेंडर कर चुका था। लेकिन सरेंडर कर क्यों नहीं रहा था, इस बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जापान एक ऐसा देश था जहां पर रिसोर्स की कम थी, क्योंकि उस टाइम जब बॉम्ब फटा था उन्हें मालूम ही नहीं था कि एटॉमिक बॉम्ब जैसा कोई बॉम्ब है, क्योंकि उसका नाम रखा गया था लिटिल। दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार और इतना भद्दा नाम। हालांकि आगे जाके सरेंडर कर चुका था जापान, लेकिन इसके बाद भी सवाल था कि जापान सरेंडर क्यों नहीं कर रहा था। अमेरिका की कई कोशिश के बाद भी जापान अभी तक डट के खड़ा था, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि वहां पर एक शख्स ऐसा था जिसे लोग वहां पर भगवान की तरह मानते थे। इस फुटेज में आप देख सकते हैं, ये जो आदमी है इसका नाम आप देख लेना। ये आदमी को लोग उस टाइम जापान में भगवान मानते थे। उनका मानना था कि ये भगवान का अवतार है और इसकी कही हुई हर बात को जापान के लोग मानते थे। जापान में इसकी फैन फॉलोइंग इतनी थी कि लोग इसके एक कहने पे मरने को तैयार हो जाते थे। हालांकि आगे जाके लोगों का ट्रस्ट इसके ऊपर से हट चुका था, लेकिन इसकी वजह से लाखों जानें जा चुकी थी। और यही वजह थी कि एटॉमिक बॉम्ब इसी की वजह से गिरा था। वर्ल्ड वॉर 2 की एंडिंग में इसको बैन तो कर दिया गया और ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि कोई भी देश इसको यूज नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा था। इसके बाद ये दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार सिर्फ एक खेल बन के रह गया। नाइनटीन 45 में ये नंबर 1 हथियार था, लेकिन बाद में ये नीचे हो गया और इसके बाद आ चुका था एक नया हथियार, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। हालांकि इसके बाद अमेरिका सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुका था, लेकिन क्या अमेरिका इसे फिर से यूज करेगा कभी?